वायरसेस की बात करें, वायरसेस क्या होते हैं? सेलुलर पैरासाइट्स या ऑब्लिगेटेड यानी कि सब कुछ सर्वाइवल के लिए उसी के राइबोसोम्स को यूज करेंगे के लिए हमारे एप्लीकेशन के लिए कराएंगे जो भी होगा सेट ऑफ मटेरियल उसी को यूटिलाइज करके अपने आप को एक करेंगे और वही पे जो है स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। सबसे पहले अंदर की तरफ से देखेंगे तो डीएनए या आरएनए प्रेजेंट होता है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड कोड है, डीएनए या आरएनए हो गया। उसके बाद उसकी साइटों में जो है वो एक प्रोटीन लेयर होती है जिसे हम कैप्सिड कहते हैं। ठीक है, पास में अंदर ही एक वायरस स्पेसिफिक एंजाइम। मैम आवाज नहीं आपकी सही आ रही है मैम, बहुत दूर से आ रही है और आपके वर्ड्स भी क्लियर नहीं आ रहे समझ। हाँ जी, अब ठीक है जी मैम, क्या ठीक है बच्चों, हम वायरसेस की बात करें, अंदर न्यूक्लिक एसिड कोर है जो कि डीएनए या आरएनए है जिसको सराउंड किया हुआ है कैप्सिड ने। ठीक है, ये इसका फिक्स्ड एक स्ट्रक्चर है, डीएनए और आरएनए और सराउंडेड बाय अ कैप्सिड। बाज़ औक़ात अंदर एक वायरस स्पेसिफिक एंजाइम भी प्रेजेंट होता है और अंदर की तरफ एक एंजाइम प्रेजेंट हो गया और सब वायरसेस में जो है एक आउटर लिपिड एनवेलप भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये दो चीजें जो है ये तो फिक्स है, डीएनए और आरएनए और इसके अराउंड कैप्सिड। कुछ में एंजाइम भी प्रेजेंट होता है अंदर और कुछ में एक एनवेलप बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है। वायरस का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले ये डीएनए और आरएनए जो है वो इसका जेनेटिक मटेरियल है। बाज में डीएनए होता है और कुछ में आरएनए होता है। कुछ में जिनमें डीएनए है उन्हें हम डीएनए वायरसेस कहते हैं, जिनमें आरएनए है उन्हें हम आरएनए वायरसेस या रेट्रोवायरसेस कहते हैं। नेक्स्ट चीज हमारे पास आ गई मेम्ब्रेन या कैप्सिड, जिससे हमने कहा था ये जो कैप्सिड है फैटी एसिड्स की लेयर है जिससे सराउंड किया हुआ होता है पूरे ये डीएनए और आरएनए जो भी इसका न्यूक्लिक मटेरियल है उसको। और ये जो है वो फ्यू वायरसेस जो है वो अटेन होस्ट सेल से ही करते हैं। ठीक है, मतलब वहां जाके ही अपनी इसको ही बनाते हैं। जैसे कि वायरस अगर रेप्लिकेट हो रहा है बॉडी में तो उसका डीएनए रेप्लिकेट हो गया अगर तो जो उसके ऊपर कैप्सिड लेयर आएगी वो होस्ट सेल से ही वो डिराइव करता है। नेक्स्ट चीज है लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या चीज होते हैं जो एनवेलप के ऊपर ये स्पाइक लाइक पोटेंशियल्स प्रेजेंट होते हैं जो जाके इसको हेल्प करते हैं कि वो होस्ट सेल पे अटैच हो जाए। लिगेंड्स क्या है? प्रोटीन्स है दैट स्टिक आउट ऑफ द सरफेस ऑफ वायरस और ये एज की एक्ट करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं सेल को जिसपे जाके इन्होंने अटैच होना है और फिर उसको इन्फेक्ट करना है। डीएनए वायरसेस हैं और आरएनए वायरसेस हैं। जो डीएनए वायरसेस हैं उनमें डीएनए जीनोम है, जो आरएनए है उनमें आरएनए जीनोम है। डीएनए वायरसेस में रेप्लिकेशन किससे होगी? डीएनए पॉलीमरेज से। आरएनए वायरसेस में, आरएनए वायरसेस को हम रेट्रोवायरसेस भी कहते हैं, इनमें रेप्लिकेशन कैसे होगी? आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज से या फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से। डीएनए वायरसेस की क्या एग्जांपल है? हर्पीज वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस एंड ईबीवी एब्सेंट बार वायरस।
जबकि जो आरएनए वायरसेस हैं उनमें रुबेला, डेंगू, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस सी, एचआईवी जो एड्स कॉज करता है, और इन्फ्लुएंजा वायरस। जिस तरीके से इनके न्यूक्लिक एसिड या इनके जेनोमिक मटेरियल डिफरेंट है, इसका जो है रेप्लिकेशन का पैटर्न डिफरेंट है, उसी तरीके से इनके ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी डिफरेंट है। ठीक है, अभी हम बात करें लाइफ साइकिल ऑफ वायरसेस की। लाइफ साइकिल किस तरीके से होता है कि सबसे पहले ये जाके अटैच हो जाएंगे, जब भी सेल में जाके अटैच हो गए होस्ट सेल पे, देन एंटर होंगे सेल के अंदर, अंदर जाके इनकी अनकोटिंग होगी इनके न्यूक्लिक एसिड की, वहां पे फिर ये रेप्लिकेट करेंगे, जो भी रेगुलेटरी एंजाइम्स होंगे, प्रोटीन्स होंगी, वो बनाएंगे, नया वायरल डीएनए या आरएनए बनेगा, और फिर उसकी जो है बाकी स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स जो है वो फॉर्म होगी, फिर उनकी असेंबली होगी यानी मैच्योरेशन होगी, और फिर वो सेल से रिलीज हो जाएंगे। यानी एक वायरस आया, वो अटैच हुआ, एंटर हुआ, वायरस आया, अटैच हुआ, अंदर गया, पेनिट्रेट किया, अनकोडिंग हुई है उसकी, अर्ली प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, फिर न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस करेगा, देन लेट प्रोटीन सिंथेसिस और प्रोसेसिंग होगी, फिर उसकी पैकेजिंग और असेंबली होगी, और फिर वो वायरस वहां से रिलीज हो जाएगा। मेरा ख्याल है एक और कोई डायग्राम थी इसकी, चलें इसको देख लें कि वायरस आया, ये फर्स्ट है, वायरस आया होस्ट सेल पे, अंदर एंटर हुआ, पहले अटैच हुआ, ये जो दिखाए हुए हैं ये लिगेंड्स हैं। ठीक है, जो अटैचमेंट प्रोटीन्स हैं जो इसके साथ जाके होस्ट सेल को अटैच करती है, जैसे हमने कहा था कि एज की एक्ट करते हैं और रिकॉग्नाइज करते हैं कि किस सेल पे जाके उन्होंने अटैच होना है। यहाँ पे ये सेल पे आके अटैच हुआ, पेनिट्रेट किया, अंदर गए हैं, अनकोटिंग हुई, यानी ये जो इसका पूरा कैप्सिड था वो डिसॉल्व हो गया, और सिर्फ डीएनए और आरएनए जो होगा वो सेल में आ जाएगा, इसकी रेप्लिकेशन होगी, अगेन यहाँ पे इसका कैप्सिड कवर बनेगा, और वो फिर यहाँ से ज्यादा सारे रिलीज हो गए, और इसी चक्कर में ये जो सेल था जिसपे वो आगे अटैच हुए थे उसको भी डैमेज कर देते हैं। ठीक है, वो भी डिसॉल्व हो गया। वायरसेस है स्पेसिफिक होस्ट सेल को ही, मैनी वायरसेस जो है वो सिर्फ एक स्पेसिफिक होस्ट सेल को करते हैं, सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, और कोई मेडिकल ट्रीटमेंट इनको नहीं रिक्वायर होती। फॉर एग्जांपल राइनो वायरस है जो कॉमन कोल्ड करता है, या फ्लू वगैरह जो होते हैं, उनमें हम कहते हैं कि ये अपना ड्यूरेशन पूरा करके चला जाएगा, कोई मेडिकेशन की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कॉमन वायरल इन्फेक्शन सच एज इन्फ्लुएंजा, मॉम्स और चिकन पॉक्स यूजुअली कैसे ओवरकम हो जाते हैं, बॉडी के इम्यून सिस्टम से ओवरकम हो जाते हैं, और किसी स्पेसिफिक मेडिकेशन की जरूरत नहीं होती अनलेस कि वो सीवियर कंडीशन की तरफ चला जाए। और बाज ये है कि वो सीरियस और फेटल इलनेस कॉज करते हैं, जैसे कि HIV है, हेपेटाइटिस सी है, फिर इनमें एग्रेसिव थेरेपी रिक्वायर्ड होती है, उनके लिए फिर एडवांस ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, ये हमने डिस्कस कर ली। वायरसेस के ग्रुप है, कौन सा डीएनए, आरएनए और क्या कॉज कर रहा है, इसमें से इम्पोर्टेंट मैं आपको बता देती हूँ, आजकल तो वैसे इम्पोर्टेंट ये कोरोना वायरस ही है जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन कर रहा है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, इन्फ्लुएंजा का, अच्छा सॉरी ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ये वैसे आप लोगों ने सुना ही होगा, एडिनो वायरस का भी नाम सुना होगा, आई इन्फेक्शन करता है, पेपिलोमा वायरस पेपिलोमा करता है, herpes वायरस इंपॉर्टेंट है, पेपिलोमा है, और कोरोना वायरस, इन्फ्लुएंजा, रेट्रोवायरसेस हैं जो कि ल्यूकीमिया या एड्स कर रहे हैं, और बस ठीक है। एंटीवायरल ड्रग्स क्या है? सबसे पहली चीज तो ये है कि हम वैक्सीनेशन करते हैं ताकि इम्यूनिटी बिल्डअप हो जाए वायरल इन्फेक्शन से पहले ही, और ये सारी हमारी मोस्टली जो है ये हमें हाँ जी, सबसे पहली चीज तो ये हो गई कि वैक्सीनेशन करवा ली जाती है पहले ही। कॉमन वायरल इन्फेक्शन जो हैं वो बॉडीज के इम्यून सिस्टम से ही ट्रीट हो जाते हैं, वही उनके अगेंस्ट एक्ट कर लेता है और उनको रिमूव कर देता है। अब जो वायरल जो वैक्सीन है उनका क्या काम है कि या तो वो बॉडी में जब वो प्रेजेंट है तो ही ब्लॉक कर दें, या उनको सेल से जब वो फॉर्म हो गया तो उसे एग्जिट ना होने दें। इसी तरीके से जो एंटीवायरल एजेंट्स हैं उनका भी यही काम है कि वो क्या करें कि जब वायरस एंटर होना चाह रहा है तो वो एंटर ही ना होने दें,
या फिर ये कि जब वो बन के एग्जिट हो रहा है तो वो एग्जिट ना होने दें। यानी या तो सेल में उसकी एंट्री ही ना हो पाए, या फिर जब सेल में अगर वो फॉर्म हो गया है तो यहाँ से फिर उसका एग्जिट ना हो पाए। इसी वजह से ये जो है हमारे डिफरेंट है। अब यहाँ पे जो उसकी एंट्री को ब्लॉक कर रहे हैं वो कौन कौन सी हैं, जो उसकी अनकोटिंग को ब्लॉक कर रहे हैं वो कौन से ड्रग्स हैं, ये सब यहाँ पे मेंशन है। पहले हम एक दफा ड्रग्स सारी पढ़ लेंगे तब आप लोगों को ये चीजें समझ में आएंगी कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। एंटीवायरल ड्रग्स किस तरीके से एक्ट करती हैं? पहली चीज तो ये कि प्रिवेंट करती हैं सेल के जेनेटिक मटेरियल को, ऑल्टर कर देती हैं कि वायरस जो है वो उसे यूटिलाइज ही ना कर सके अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी रेप्लिकेशन के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल एसाइक्लोविर है, वो क्या करता है, इनहिबिट कर देता है वायरल एंजाइम्स को, होस्ट एक्सप्रेशन को जो कि वायरल प्रोटीन्स पे होनी है, और असेंबली जो वायरल प्रोटीन्स की हो रही है विद इन द सेल, इन सबको वो ब्लॉक कर देता है। इसी तरह से वो प्रिवेंट करता है कि वो कोई नया वायरस फॉर्म ना हो और वो सेल को लीव ना करें। फॉर एग्जाम्पल इसमें कौन सी आ जाती है, एमेंटाडीन आ जाती है, ठीक है। एक सेकेंड बच्चों, बताइएगा आवाज आ रही है? जी तो आवाज आ रही है क्लियर? मैम हमारे से पूछ रहे हैं। एंटीवायरस थेरेपी में क्या है, क्यों चैलेंजिंग है हमारे लिए? क्योंकि पहली चीज तो ये है कि वायरस की बहुत ज्यादा रैपिड रेप्लिकेशन होती है, तो इसके लिए कि हम उसकी रेप्लिकेशन को स्टॉप कर सकें, इसको कंट्रोल करना पहली चीज होगी। उसके बाद ये कि उसमें रैपिडली म्यूटेशन हो रही है, और अगर हमने एक वायरस के लिए ड्रग्स मैम आवाज बहुत दूर से आ रही है। मैम पहले ठीक थी। दूसरी चीज ये होती है कि रैपिडली म्यूटेशन हो रही होती है वायरसेस में, इसकी वजह से हम एक इसके अगेंस्ट देते हैं, एक वेरिएंट के अगेंस्ट हम ड्रग देते हैं तो कौन सी म्यूटेट करके अपने आप को चेंज कर चुका होता है। तीसरी चीज क्या आती है कि हम ऐसी ड्रग दें जो कि होस्ट सेल को इफेक्ट ना करे, जो कि हमारे नॉर्मल बॉडी सेल्स हैं उनको नुकसान पहुंचाए बगैर सिर्फ वायरस को ही आइडेंटिफाई करे और उसी पे एक्ट करे। इन्हें हम कहते हैं नॉन सेलेक्टिव इनहिबिटर्स ऑफ वायरस रेप्लिकेशन, ठीक है। ये हमारे पास चैलेंज है कि हमने इन चीजों को कवर करके और ऐसी ड्रग देनी है जो हमारे प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। वीरोस्टेटिक ड्रग्स क्या होती है, वो एंटीवायरल है जो कि वायरस को रेप्लिकेट करने से रोक देती है, ठीक है। यानी कि जो रैपिडली ग्रो कर रहे थे वायरसेस उनको स्टॉप कर देती है कि वो फर्दर ग्रो ना करें। वायरस एंड वेरिकोल जोस्टर वायरस के लिए है इन्फेक्शन एजेंट्स, इनमें कौन से आते हैं, ओरल एजेंट्स हैं, एसाइक्लोविर, वेलासाइक्लोविर और फेमसिक्लोविर। टॉपिकल में एसाइक्लोविर, डोपेसोलॉल, फेमसिक्लोविर, ऑप्थेल्मिक में ट्राइफ्लूरिडीन और आईवी एसाइक्लोविर, यानी एसाइक्लोविर तीनों तरीके से दी जा रही है। ऑप्थेल्मिक में ट्राइफ्लूरिडीन है, टॉपिकल में डोपेसोलॉल, फेमसिक्लोविर और ओरल एजेंट्स में फेमसिक्लोविर और वेलासाइक्लोविर दिया। एपिसिप्लिक्स वायरस क्या है, ब्लिस्टर्स लाइक लीजन्स बन जाते हैं स्किन पे। ब्लिस्टर क्या होता है, जो फ्लूइड फिल्ड सा एक छाला टाइप चीज होती है उसे कहते हैं। स्किन पे बन जाते हैं, जेनिटल्स पे और बाकी म्यूकोजल सर्फेसेस पे। कुछ एचएसपी जो है वो रिलेटेड रहते हैं
और सिर्फ कोई मतलब बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, रिलेटेड करते हैं, लेकिन स्ट्रेस कंडीशन आई, एग्जाम्स आए या कोई और ऐसी स्ट्रेस कंडीशन आती है तो फिर वो जो है एक्टिवेट हो जाते हैं और तब अपने आप को जो है वो प्रेजेंट करते हैं। दो टाइप्स है, HSP1 जो कि नॉन जेनिटल है और HSP2 जो कि जेनिटल है। जैसे ये आप लोगों ने बात लोगों ने सुना होगा कि वो कहते हैं कि टांग के ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, जबान पे छाले निकल आते हैं एग्जाम्स के दिनों में, या कोई और परेशानी हो या इस तरह से कुछ हो, या लिप्स पे बाल के निकल आते हैं, दैट इज HSP। ठीक है, ये साइक्लोन यूज करते हैं उसके लिए, हर्पीज सिम्प्लेक्स के लिए, हर्पीज जूस्टर के लिए, चिकन पॉक्स के लिए और एप्सन बार वायरस के लिए। आईवी भी यूज करते हैं, इसे ओरल भी यूज करते हैं और टॉपिकल भी यूज करते हैं। प्रेगनेंसी में इसकी कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। एडवर्स इफेक्ट्स के ये है कि ये जिन रीनल फेलियर हो उसमें टॉक्सिक है, वैसे ये वेल टॉलरेटेड होती है। अदर ड्रग्स जो है एचएसपी के लिए टॉपिकल में बात कर रहे हैं, ओरल लेबियल हर्पीज अगर होगा, ओरल मतलब ओरल कैविटी का, माउथ का, और लेबियल लिप्स का। ओरल लेबियल हर्पीज होगा तो उसमें पेनिसिलिन है, एसाइक्लोविर की सिमिलर है और एप्लीकेशन उसकी सिर्फ वहां पे ही करनी है जहां पे वो होगा, और वहीं पे ही अगर एडवर्स इफेक्ट्स के हैं तो वहीं पे रिएक्शन बताएंगे, तो उस साइड पे आएंगे, तो सिस्टमिक इसका इफेक्ट है। जो कैसे मतलब है ये लिपिड एन्केफेलाइटिस जो होते हैं उनके लिए एक्टिव है। लेकिन प्रोटेक्शन का ये है कि वायरस को होस्ट सेल के साथ अटैच नहीं होने देता, फ्यूजन को ही स्टॉप कर देता है। एचएसपी केराटिनोकंजक्टिवाइटिस है, केराटिनोकंजक्टिवाइटिस कंजक्टिवा की इन्फेक्शन है, और जिसकी केराटिन कोट होता है उसकी केराटिनोकंजक्टिवाइटिस यानी आईज का इन्फेक्शन है। ये उसके इसके लिए प्राइमरी यूज करते हैं, और ये एक ही ड्रग है जो हम मुख्तलिफ पॉइंट में यूज करें, इसलिए आप लोग बता दो कि प्राइमरी हम यूज कर रहे हैं और ये हम उसके लिए यूज कर रहे हैं जो कि एक साइक्लोवर रेजिस्टेंट स्ट्रेन है। इसके अलावा ये वैक्सीनिया वायरस और स्मॉलपॉक्स के लिए भी इफेक्टिव है। साइटोप्लाज्मिक इन्फेक्शंस के लिए जो एजेंट्स हैं उनमें गैंसिक्लोविर, वेरिगैंसिक्लोविर, फॉस्फेटेट, सिडोकोविर और फोमेविर। इससे गैंसिक्लोविर याद कर लें, फॉस्फेटेट याद कर लें। सर्टिफिकेट वायरस इन्फेक्शंस होते क्या हैं? मोस्टली जो है इम्यूनोसप्रेस पेशेंट्स के होते हैं, रिलेटेड पड़ा होगा कोई सीएमडी और वो डीएक्टिवेट हो जाता है, और इसकी वजह से जो है एंड ऑर्गन डिजीज यानी रेटिनाइटिस, कोलाइटिस, स्पिराइटिस, सीएनएस की डिजीज या निमोनाइटिस जो है वो रिजल्ट। कैंसिक्लोविर या वेरिगैंसिक्लोविर यूज करें हम इसके लिए, मैकेनिज्म्स का एसाइक्लोविर की जैसा ही है, एक्टिव है अगेंस्ट ऑल हर्पीज वायरसेस और साइटोमेगालो वायरस। ओरल बायोअवेलेबिलिटी इसकी लो है, सेम से आईवी दिया जाता है मोस्ट कॉमनली। एडवर्स इफेक्ट्स में ये कि बोन मैरो सप्रेशन करती है, ल्यूकेमिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और सीरियस इफेक्ट्स में हेडेक, साइकोसिस और कन्वर्जेंस कॉज करती है, और इसके एडवर्स इफेक्ट्स की वजह से इसको ड्यूरिंग ट्रीटमेंट स्टॉप करना पड़ जाता है लास्ट पेशेंट्स में। फॉस्फेट है इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट एनालॉग है, और ये एक्टिव ड्रग है, इसकी फॉस्फोरिलेशन रिक्वायर्ड नहीं होती बॉडी के अंदर जाके। एक्टिव है हर्पीज 1 और 2 के लिए, वेरिसिला के लिए, साइटोमेगालो वायरस के लिए, और उनके लिए जो कि रेजिस्टेंट हो साइक्लोविर से या गैंसिक्लोविर से। इसे आईवी एडमिनिस्टर करेंगे कि डायरेक्टली इनहिबिट करती है डीएनए पॉलीमरेज को और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को। एडवर्स इफेक्ट्स, डीएनए पॉलीमरेज रिक्वायर्ड था डीएनए वायरसेस की एप्लीकेशन के लिए, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज रिक्वायर्ड था आरएनए वायरसेस की एप्लीकेशन के लिए। एडवर्स इफेक्ट्स में इसके नेफ्रोटॉक्सिसिटी है, इलेक्ट्रोलाइट एब्नॉर्मलिटीज है और सीरियस टॉक्सिसिटी है, और इसका जो है प्रेगनेंसी में ये बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, इसे नहीं देना, शुड ओनली बी गिवन अगर इसका बेनिफिट बेसिस पे। ठीक है, सिटोकोविड है, क्या करती है कि डीएनए सिंथेसिस को स्टॉप कर देती है, डीएनए वायरस के अंदर जाके एडवर्स इफेक्ट में इसके भी नेफ्रोटॉक्सिसिटी आता है। इसको हम कॉम्बिनेशन में देते हैं प्रोबेनिसेट के साथ, और जो है इसके लिए हाइड्रेशन प्रॉपर रिक्वायर्ड होती है, तो बहुत ज्यादा वाटर साथ में हमने पेशेंट को कहना है कि वो ठीक है। बस यहाँ पे क्या चीज है कि लास्ट ड्रग्स है जिनको रिक्वायर होती है फॉस्फोरिलेशन, की
नहीं देखा। हाँ जी, जो मैंने पिछले एक ड्रग की बात की थी, वो स्टार्लेट की हमने बात की थी कि इसको फॉस्फोरिलेशन रिक्वायर्ड नहीं होती। पांच ड्रग्स हैं कि जिनको फॉस्फोरिलेशन रिक्वायर्ड होती है बॉडी के अंदर आके। ठीक है, हम सब ड्रग्स के नाम याद कर लेंगे, ये डिटेल में नहीं होती कैसे हो रही है और किस सिस्टम में होती है। तो हमारे नेक्स्ट हमारे पास आते हैं एंटी हेपेटाइटिस एजेंट्स। एंटी हेपेटाइटिस कौन से हैं? जो वायरल हेपेटाइटिस ए के लिए, सी के लिए, बी के लिए। आपकी बहुत दूर से आ रही है, एक्सक्यूज मी मैम, कुछ भी नहीं समझ आ रहा। मैम आवाज भी आपकी वाइब्रेट कर रही है, ऊपर से डम डम की आवाज भी आ रही है बीच में। आवाज जो है हाँ जी, वायरल हेपेटाइटिस ए का ट्रीटमेंट है, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि ये खुद ही थोड़ी देर में बेहतर हो जाती है। ठीक है, आवाज आ रही है बच्चों? यस मैम, ठीक, ठीक है। खुद ही थोड़ी देर में बेहतर हो जाती है। जिनको हेपेटाइटिस ए हो वो मोस्टली रिकवर कर जाते हैं सेवरल वीक्स में या मंथ्स में। और बस ये है कि उनको अवॉइड करनी है ऐसी चीजें कि जो हेपेटोटॉक्सिक हो, जैसे कि अल्कोहल आ जाती है या फिर ऐसी कोई मेडिकेशंस जो लिवर आपका कनेक्शन लॉस हो रहा है, थोड़ी से मत करके सुने। मैम तो आप कह रही थी कि ड्रग्स के नेम याद करने हैं, वो कौन सी ड्रग्स हैं जिनके नेम याद करने हैं? और बताएं। मैम आप कह रही थी कि अभी कि ड्रग्स के खाली नेम याद करने हैं, वो कौन सी ड्रग्स हैं जिनके नेम याद करने हैं? आवाज नहीं उस टाइम ठीक आ रही थी। मुझे मैं बताऊंगी जो ड्रग्स के लिए याद करें, और मैं ये कह रही थी कि आपको सिर्फ मतलब वो पैटर्न याद करने की जरूरत नहीं है कि किसकी फॉस्फोरिलेशन किस स्टेप पे हो रही है। जिन ड्रग्स को बताऊंगी कि किस पे फॉस्फोरिलेशन रिक्वायर्ड है उसको याद कर लीजिएगा, और ये भी नहीं करने की जरूरत नहीं कि किस स्टेप पे फॉस्फोरिलेशन हो रही है। ठीक है, मैंने स्लाइड डिलीट कर दी है और मैं लेक्चर अपलोड करते हुए याद रखूंगी। मैम अब फिर आपकी आवाज बहुत दूर से आ रही है, कभी ठीक हो जाती है, कभी फिर खराब हो जाती है। बार-बार कनेक्टिविटी का इशू आ रहा है, ये क्या करूं? इंस्टॉलेशन कराएं आप लोग अपनी, ताकि आप लोग आए इसके कैंपस में। और ईमेल तो आप लोगों ने पढ़ी नहीं होगी, जिसमें ये साफ-साफ से कह दिया है कि वंस कैंपस में क्लासेस स्टार्ट हो गई मिड-टर्म के बाद, तो ऑनलाइन क्लासेस जो है वो स्टॉप कर दी जाएगी। कोई हाइब्रिड सिस्टम नहीं चलेगा, सिर्फ कैंपस में ही पढ़ाई होगी, और ये ऑनलाइन नहीं होगी। तो आप लोग ये मत सोचते हैं कि फिर ये आप लोगों का अपना नुकसान होगा। और शायद ये भी ना हो कि जो कोई ये सोच रहा है कि हम वैक्सीनेशन नहीं कर पाते और हमारा इस तरीके से जो है वो एग्जाम ना हो या ऑनलाइन हो जाएगा और बाकी सबका ऑन कैंपस हो जाएगा। तो उसके लिए भी पॉलिसी निकल रही है, उसको या तो ऐसे ग्रेड दे दिया जाएगा या फिर उसे पास ग्रेड की बेसिस पे उसका एग्जाम मार्क्स से। तो ये आप लोग अपना खुद सोच लें कि कोशिश करें। कितने लोगों की हो गई है फर्स्ट डोज? मैम मेरी हो गई, और जुलाई 2 को सेकंड डोज लगी। सब लोग करा ले, वापस तो आना ही है, सब लोग वैक्सीनेशन कराएंगे तो ही जिंदगी दोबारा नॉर्मल हालात में वापस आएगी। करानी है टेस्ट मैच जब भी करा सकते हैं, करा लें आप। आज इसके बात कर रहे थे हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शन की। हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शंस में ये है कि स्पेसिफिकली कोई ड्रग रिक्वायर्ड नहीं होती, क्योंकि ये खुद ही ठीक हो जाता है। दूसरी चीज़ ये कि बस अवॉइड करनी है ऐसी चीज़ें जो कि लिवर के लिए डैमेजिंग हो, हेपेटोटॉक्सिक हो, जिसमें अल्कोहल आ जाती है या
वायरल हेपेटाइटिस बी है, इसके लिए भी यूजुअली रिक्वायर नहीं होती एंटीवायरल ड्रग ट्रीटमेंट। सिर्फ ये कि उन पेशेंट्स में जिसके बहुत ज़्यादा परमानेंट हेपेटाइटिस हो जाए, यानी हेपेटाइटिस जो है वो बहुत डैमेजिंग कंडीशन की तरफ जा रहा हो, या फिर वो जो कि बहुत इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स हो, जिनमें ये कि क्रॉनिक हो जाए हेपेटाइटिस बी, यानी बहुत अरसे से चल रहा हो, उनमें अगर एंटीवायरल थेरेपी दी जाती है तो उससे बस ये दी जाती है ताकि वो स्लो डाउन कर दे उनके लिवर डैमेज को, और कॉम्प्लिकेशन कोई भी जो कि फॉर्सिंग हो गया, ऐसा हो सकता है कि सिरोसिस की तरफ चले जाए या कैंसर की तरफ चले जाए, उनको प्रिवेंट करने के लिए उम्मीद दी जाती है। उसमें कौन सी है? अल्फा इंटरफेरॉन है, पिगाइलेटेड अल्फा इंटरफेरॉन है, और क्लेमिडीन। इंटरफेरॉन्स क्या चीज है? इंटरफेरॉन्स एक्चुअली वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट बॉडी का रिस्पॉन्स ही होता है जो प्रोड्यूस करती है एज मतलब जैसे ही वायरस से अटैक किया उसके अगेंस्ट जो प्रोटीन्स मिल रही है वो इंटरफेरॉन्स होती है। बोथ डीएनए और आरएनए वायरसेस इंड्यूस करते हैं इंटरफेरॉन, लेकिन आरएनए वायरसेस जो है वो हायर लेवल पे करते हैं। इनको हम ग्रुप करते हैं इंटरफेरॉन अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा एंड बीटा जो है बॉडी सेल्स प्रोड्यूस करते हैं इन रिस्पांस टू वेरियस स्टिमुलाई, यानी वायरस के अगेंस्ट, बैक्टीरिया के अगेंस्ट, पैरासाइट्स के या ट्यूमर सेल्स के। और गामा जो है प्रोटीन लिम्फोसाइट्स और नेचुरल किलर सेल्स बनाते हैं जिनमें कम होती है एंटीवायरल एक्टिविटी एज कंपेयर्ड टू अल्फा। लीजन इसको हम एडमिनिस्टर करते हैं, यानी जहाँ पे लीजन ऊपर से कहीं पे जैसे सब में लीजन होगी और बॉडी टिश्यूज में जाती है एक्सेप्ट सीएनएस एमआई। और डिग्रेडेटेड इंटरफेरॉन्स जो है मॉडिफाइड इंटरफेरॉन्स है और उनकी फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज जो है वो थोड़ी सी एडवांस्ड है। मोर इंटरफेरॉन अल्फा एक्ट कैसे करती है? मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स पे जाके अटैच कर जाती है। तो सेल एंजाइम्स जो यूज करते हैं जो कि इनहिबिट कर देती है वायरल आरएनए की ट्रांसलेशन को और डिग्रेडेशन कर देती है एमआरएनए और टीआरएनए की, यानी उससे फिर ना मैसेज जाएगा ना ट्रांसक्रिप्शन होगी और फिर आगे जो है वो उसकी रेप्लिकेशन को स्टॉप कर देगी। इसके अलावा वायरस की पेनिट्रेशन को भी स्टॉप कर देती है, कोटिंग को भी स्टॉप कर देती है, ना एमआरएनए सिंथेसिस होने देती है, ना ट्रांसलेशन होने देती है, ना असेंबली, ना यूज, यानी कि सब कुछ इसमें स्टॉप करती है। ठीक है, इसके अलावा जो मैसेजेस होते हैं जैसे उनकी एक्टिविटी को एनहांस कर देती है, फैगोसिटिक एक्टिविटी को वो वायरस होता है तो वहां से करती है और प्रोलिफरेट और सर्वाइवल करवाती है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स का, यानी मैक्रोफेजेस और टी सेल्स को जो कि बॉडी के इम्यून सिस्टम है उनको भी एक्टिवेट कर रही है और वायरस के अगेंस्ट उनको भी एक्टिव कर रही है कि अपना फंक्शन जो है उसके अलावा खुद भी जो है वो उसको स्टॉप करवाती है। क्लिनिकल यूजेस क्या है इंटरफेरॉन अल्फा का? क्रोनिक हेपेटाइटिस बी में और सी में, herpes वायरस में, इन्फ्लुएंजा में, सम टाइप्स ऑफ कैंसर जिनमें किडनी का आ जाता है, मैलिग्नेंट मेलानोमा, लिम्फोमास और ल्यूकीमिया और एड्स रिलेटेड कैपिसिस सार्कोमा जो है इसमें इसका यूज है। साइड इफेक्ट्स में इसके फ्लू लाइक सिम्टम्स आ जाते हैं जो कि जैसे ही दिए उसके विदिन फ्यू आवर्स ही अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। न्यूरोटॉक्सिसिटी है जिसमें डिप्रेशन और सीजर्स आते हैं, माइलोसप्रेशन है जिसमें न्यूट्रोपीनिया है, हेपेटिक एंजाइम्स की एलिवेशन है और माइल्ड हेयर लॉस होता है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस इसकी क्या है? हेपेटिक फेलियर के केस में नहीं देना, और अगर म्यून कोई डिजीज होगी तो उसमें नहीं देना, और प्रेगनेंसी में नहीं देना। अदर ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो है हेपेटाइटिस बी वायरस की वो क्या करते हैं? कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करते हैं हेपेटाइटिस बी वायरस के डीएनए पॉलीमरेज को और उसकी चेन टर्मिनेशन नहीं होती, चेन टर्मिनेशन करवा देते हैं वायरल डीएनए में जाके, यानी जहां से रेप्लिकेट कर रहा था वहां बीच में स्टॉप कर देते हैं और वो आगे रेप्लिकेशन इसकी नहीं हो पाती। कौन कौन से आ जाते हैं इसमें? एडिफोविर, एंटीहेविर, लेविबुटिन, टेल्विबुटिन और टेनोफोविर। जो इंपॉर्टेंट है तो एडिफोविर, लेविबुटिन और टेनोफोविर। लेविबुटिन क्या है? पोटेंट न्यूक्लियोसाइड एनालॉग है, इनहिबिट करता है एचबीपी डीएनए पॉलीमरेज को, बोथ टाइप 1 और टाइप 2 को, और एचआईवी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को। है it needs to be phosphorylated, ये इसकी phosphorylation रिक्वायर्ड होती है, ट्राइफॉस्फेट बनता है जाके जो कि फिर इसकी एक्टिव फॉर्म हो जाती है। क्लिनिकल यूजेस का क्या है? क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी में और एचआईवी में, एचआईवी जो कि एड्स कॉज करता है, एडवर्स इफेक्ट्स में इसके सीएनएस इफेक्ट्स आते हैं, पैरास्थीसियास और पेरिफेरल न्यूरोपैथीज है जबकि ये पैनक्रियाटाइटिस भी कॉज करता है, यानी पैनक्रियास का इन्फेक्शन।
क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी के ट्रीटमेंट है, इसमें इंटरफेरॉन अल्फा यूज होता है, पिगमेंटेड इंटरफेरॉन अल्फा और रिबाविरिन यूज होती है। रिबाविरिन क्या चीज है? इंटरफेरॉन अल्फा पिगमेंटेड की हम बात कर चुके हैं। रिबाविरिन को देखेंगे, रिबाविरिन क्या है? गोनोसिन एनालॉग है। ये क्या करता है? इसकी फॉस्फोराइलेशन रिक्वायर्ड होती है, ट्राइफॉस्फेट बन जाता है, वो एंजाइम्स बनाते हैं और फिर वो इनहिबिट करता है आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को। वायरल सिंथेसिस को ब्लॉक कर देगा और वायरस की रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाएगी। एडवर्स इफेक्ट्स में इसके क्या है? हेमोलिटिक एनीमिया कॉज करता है, कंजक्टिवल एंड ब्रोंकियल इरिटेशन कॉज करता है। नेक्स्ट है हमारे पास एंटी रेट्रोवायरल एजेंट्स। एंटी रेट्रोवायरल एजेंट्स कौन से हैं? जो कि आरएनए वायरसेस हैं उनके अगेंस्ट काम करते हैं। थोड़ा 5 मिनट का ब्रेक ले लें। क्वेश्चन पूछा है, कोई और बात पूछनी हो तो फिर हम एंटी रेट्रोवायरल एजेंट्स स्टार्ट करेंगे। जी बच्चों, समझ आ रही है ये एंटीवायरल? मैम क्या पूछ रही हैं? समझ आ रही है ये? यस मैम, थोड़ी थोड़ी आ रही है समझ। वो बीच में आपकी आवाज कभी हल्की हो जाती है, कभी सही हो जाती है। समझ में आई दोबारा देखिए। मैम आवाज बहुत हल्की आ रही है, क्या कह रही हैं आप? आई डोंट नो क्या इशू है कि मोबाइल पे कनेक्ट हो रहा है, मे बी इंटरनेट का इशू हो गया, लॉगिन का भी इशू आ रहा है। एंटी रेट्रोवायरल एजेंट्स स्टार्ट करते हैं। ये आरएनए वायरसेस के अगेंस्ट होते हैं। रेट्रोवायरसेस क्या है? एनवेलप्ड होते हैं, ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होता है और ये रेप्लिकेट कैसे करता है? डीएनए इंटरमीडिएट के थ्रू रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये एंजाइम क्या करता है? कन्वर्ट करता है आरएनए जीनोम को डीएनए में, जो फिर इंडिकेट कर जाता है होस्ट सेल के क्रोमोसोमल डीएनए में और वहां से फिर जो है डीएनए की रेप्लिकेशन होती है और फिर डीएनए आरएनए में कन्वर्ट होता है। बहुत ही लार्ज और डाइवर्स फैमिली है, ऑन्टोजेनिक है और सारे एसोसिएटेड है और कॉज करते हैं डिजेनरेटिव एंड न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम्स। ये दिखाया है कि क्या करेंगे? पहले एंटर हुए, बाइंड करेंगे, एंटर होंगे, फ्यूजन अनकोडिंग होगी, फिर ये जाके रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के थ्रू डीएनए में और डीएनए जाके फिर सेल के साथ अटैच हो जाएगा। देन जब ये एडवांस निकलेगा तो फिर आरएनए होगा, फिर इसकी ट्रांसलेशन और मल्टीप्लिकेशन होगी और वहां से बनती है। वाले ड्रग्स कौन-कौन सी हैं? 3 मेन एंजाइमेटिक टारगेट्स हैं, उनकी हाँ जी, मेन फोकस क्या है? किस किस चीज को स्टॉप करना है? इन्होंने जो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को, प्रोटीनेज एंजाइम को और इंटीग्रेज एंजाइम को। अब ये कहां पे है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहां पे था? मैम जब आरएनए से आरएनए बन रहा है, सॉरी आरएनए से डीएनए बनता है। डीएनए में, ठीक है। यहाँ पे ये होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। पहली चीज आ गई है, इसको यहाँ पे ब्लॉक करना है। यहाँ पे जो कर रही है वो 2 टाइप ऑफ ड्रग्स है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया इंटीग्रेज। इंटीग्रेज में क्या करना होता है? इसको अटैच कर डीएनए को होस्ट सेल के डीएनए के साथ अटैच करता है। इंटीग्रेज जिसको हमने कहा है कि इंटीग्रेशन हो रही है, यानी कि वायरस का डीएनए जाके होस्ट सेल के डीएनए के साथ अटैच हो जाता है, जहां पे इंटीग्रेज इनहिबिटर्स आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटीएज इनहिबिटर्स, जो कि जब बडिंग और मैच्योरेशन हो गई है और फिर ये
नए वायरसेस बन के और बाहर निकल रहे हैं, वहां पे ये प्रोटीएज एंजाइम डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये 3 एंजाइम्स हैं जिनपे मेनली एंटीरेट्रोवायरल एजेंट्स ने काम करना है। अब इससे हमारे पास 6 क्लासेस आ गई। न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज टैग करेंगे तो न्यूक्लियोसाइड जो ग्रुप है वो, और एक ग्रुप है जो कि है नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, एनआरटीआईज और एनएनआरटीआईज, ये दोनों एक्ट कर रहे हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पे। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटीएज इनहिबिटर्स, जो कि हमने देखा लास्ट स्टेप पे एक्ट करें। इंटीग्रेज इनहिबिटर्स जो उसकी इंटीग्रेशन को स्टॉप कर रहे हैं। फिर है हमारे पास एंट्री इनहिबिटर्स जो कि उसको एंटर ही नहीं होने देंगे यहाँ से। ठीक है, और हमें चाहिए होता है एक 5 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इसको अटैच कराते हैं, और यहाँ पे एक क्लास है हमारे पास CCL5 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ठीक है, यानी इस तरीके से हुए एंट्री इनहिबिटर्स जो एंटर ही नहीं होने देंगे, रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जो कि उस रिसेप्टर को ही रिसेप्टर पे ही आके अटैच नहीं होने देंगे। फिर हमारे पास आए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, इसमें हमारे पास 2 क्लासेस आ गई, न्यूक्लियोसाइड एंड नॉन न्यूक्लियोसाइड। देन हमारे पास आए इंटीग्रेज इनहिबिटर्स जो कि उसकी इंटीग्रेशन नहीं होने देंगे, और फिर हमारे पास आए प्रोटीएज इनहिबिटर्स। ठीक है, ये सारे नाम है, इनमें से जो हम आगे पढ़ेंगे तो सही याद करने की जरूरत है। मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगी कि इनमें सब ले सका, लेकिन आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि कौन कौन से हैं। ठीक है, मैम 38 स्लाइड में तो कौन कौन सा करना है? मैम 38 स्लाइड में कौन कौन सा करना है? मुझे समझ नहीं आया, ख्याल कीजिए 38 नंबर स्लाइड में से कौन कौन सी ड्रग्स करनी? जो मैं भी आगे बता रही हूँ, जो जो पढ़ी है तो सही पढ़ने की वजह से क्लासेस आप लोग को शो देंगे, इसमें कुछ नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट दोबारा आते हैं इसमें फ्यूरियन इनहिबिटर्स क्या है जो कि उसको अटैच ही नहीं होते, उसको हमने फ्यूरियन इनहिबिटर्स का नाम दे दिया। यहाँ पे लिखे हुए थे फ्यूरियन, आप लोग उससे परेशान हो जाएगा कि ये कौन से हैं। ठीक है, एंट्रीडीन वगैरह जो कि हमने कहा एंट्री इनहिबिटर्स या CCR5 वो फ्यूरियन इनहिबिटर्स होते हैं। देन हमारे पास है जो आरएनए से डीएनए नहीं बनने दे रहे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम रिक्वायर्ड होता है। यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड एंड नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स आ गए। उसके बाद इंटीग्रेशन है, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे हमारे पास आएंगे जो इंटीग्रेज इनहिबिटर्स हमने पढ़े। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जब ये फॉर्मेशन होके और न्यू वायरसेस में बन रहे हैं, वहाँ पे प्रोटीएज इनहिबिटर्स आ गए। HIV ड्रग की रिजीन्स पढ़ेंगे हम। ये मोस्ट कॉमन इसमें जो है रेट्रोवायरसेस में आरएनए वायरस मोस्ट कॉमन जो है वो HIV है जो कि एड्स कॉज करता है, तो हम उसको लेके आगे चल रहे हैं। ठीक है, HIV वायरस जो है उसके लिए हम ड्रग रिजीन्स की बात कर रहे हैं कि हम उसको कॉमनली मल्टीपल एजेंट्स देते हैं प्रॉपर्ली ट्रीट करने के लिए। इस तरीके से 2 NRTIs होते हैं, तो इसे 2 NRTIs नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स उनके साथ हम अटैच करते हैं, एक प्रोटीएज इनहिबिटर्स को, एक NNRTI को, एक इंटीग्रेज इनहिबिटर को और एक एंट्री इनहिबिटर को, यानी पूरी एक इस तरीके से जीन बना के फिर हम देते हैं। इसको क्या है हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी या फिर HAART। 3 और मोर एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स सेम टाइम पे ली जाती हैं ताकि वो रिड्यूस कर दे रेट को, ताकि रेजिस्टेंस भी डेवलप ना हो और उससे हमें इफेक्ट भी जल्दी अचीव हो जाए, तो हम इसे कहते हैं हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। ठीक है, साइड इफेक्ट्स क्या है? साइड इफेक्ट्स होंगे या वो ड्रग रिलेटेड होंगे या ड्रग क्लास के स्पेसिफिक होंगे, जो कि लॉन्ग इन्फेक्शन होगा उसके लिए है और चैलेंजिंग होते हैं। सिवियर है, लाइफ थ्रेटनिंग है और एसेंशियली इरिवर्सिबल में इफेक्ट्स अचीव होते हैं। रेजिस्टेंस जो है इसकी वो भी जल्दी डेवलप हो जाती है। उसकी क्या रीजन है कि कोई भी म्यूटेशन जल्दी हो रही है और अगर वायरस रेप्लिकेट कर जाए ड्रग की प्रेजेंस में तो वो फास्टर रेप्लिकेशन हो जाती है और वो फिर वो उसके साथ कोप कर जाता है। ठीक है, अगर उसकी प्रेजेंस नहीं हुई है वो अलाउ कर देते हैं फास्टर म्यूटेशन जो है वो अलाउ करते हैं फास्टर रेप्लिकेशन को और फिर ड्रग रेजिस्टेंस जो है वो डेवलप हो जाती है। सिलेक्शन ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस म्यूटेशंस will allow higher levels of viremia हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वायरीमिया जो बहुत ज्यादा हो जाता है और प्रोग्रेस कर जाता है
खास तौर पे इम्यूनोलॉजी के केसेस में अनलेस जो है ड्रग को चेंज करते हैं और फिर वो रेप्लिकेशन को दोबारा कंट्रोल किया जाए। और ड्रग रेजिस्टेंस जो है वो ट्रांसमिट भी हो सकती है। न्यूक्लियोसाइड और नॉन न्यूक्लियोसाइड ड्रग्स ट्रांसमिटेशन में आते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ ड्रग है जो कि ट्रीट करती है एचआईवी इन्फेक्शन को। न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स हैं, वो इंटरफेयर करते हैं एचआईवी प्रोटीन जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है उसके एक्शन को, जो कि उसे चाहिए नेक्स्ट कॉपीज बनाने के लिए। ठीक है, और ये हमने बात की थी कि जो मोस्ट कॉमनली हम जीन मिक्स करें उसमें 2 एनआरटीआईज यूज करते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का काम क्या था कि वायरल आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करता है। कैसे एक्ट करता है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन से वायरस एचआईवी के रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को इनकॉर्पोरेट कर देता है ग्रोइंग वायरल डीएनए के चेन में और चेन टर्मिनेशन करा देता है। इसके अलावा इसको क्या चाहिए होती है? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक एक्टिवेशन चाहिए होती है, फॉस्फोरिलेशन रिक्वायर होती है सेलुलर एंजाइम से ट्राइफॉस्फेट फॉर्म पे बनने के लिए ताकि फिर वो प्रॉपर्ली एक्ट करे। टर्मिनेशन कैसे कराता है कि ये बाइंडिंग ये इसने डीएनए में इनकॉर्पोरेट कर दिया होस्ट के, फॉर एग्जांपल ये होस्ट का डीएनए था और ये आरएनए था जो डीएनए में कन्वर्ट होके अब होस्ट के साथ मिलके और रेप्लिकेट कर रहा है। यहाँ पे आगे एनआरटीआई अटैच हो जाएगा और उसकी चेन टर्मिनेशन करा दी, यानी इस चेन को आगे फॉर्म नहीं होने देगा। जब हमने यहाँ बात की इनकॉर्पोरेट करता है इनटू ग्रोइंग वायरल डीएनए चेन एंड रिजल्ट्स इन प्रीमेच्योर चेन टर्मिनेशन ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ बाइंडिंग विद द इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड। ये जो इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड आ रहा होता है उसके साथ इनहिबिट कर देता है डिजीज को बाइंड होने से, बाइंडिंग को स्टॉप कर देता है और प्रीमेच्योर चेन टर्मिनेशन हो जाती है। ठीक है, समझ आ गई इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? एडवर्स इफेक्ट्स क्या है? ज़ाइडोटीन के एन और बी क्या है? नोजिया, वोमिटिंग, फटीग, बोन मैरो सप्रेशन कॉज करता है। डायनेसिस, बेंजीटामिन, स्टेबिलिन, पेरिफेरल न्यूरोपैथी और पेनक्रियाटाइटिस कॉज करता है। एबेक्यावेर है नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, पेरियोरेथेसिस और हाइपरसेंसिटिविटी। इसमें से इंपॉर्टेंट जो है वो ज़ाइडोटीन के और साइटोकिन की आदत से आपको इसके बाद साइटोकिन की ये दो आपके याद रखिए। इसके अलावा सारे एनआरटीआईज जो है वो एसोसिएटेड है माइटोकॉन्ड्रियल टॉक्सिसिटी के साथ, लैक्टिक एसिडोसिस जो फैटी लिवर के साथ होता है और फैटी भी हो सकता है। ज़ाइडोटीन और स्टेबिलिन जो है वो डिस्लिपिडीमिया सेंसुरल में कॉज करते हैं और इसमें इंक्रीज हो जाता है मायोकार्डियल इंफार्क्शन का रिस्क, एबेक्यावेर और डायबिटीज के केस में। नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स आ गए हैं, ये इनकी जाके डायरेक्टली एचआईवी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पे अटैच कर देंगे, प्रिवेंट करेंगे कन्वर्जन उसकी जो है वायरल डीएनए की जो इन्फेक्ट करे हेल्दी सेल्स को कंफर्मेशन चेंजेस कराएंगे उसके एंजाइम में। और इसकी साइट्स जो है वो सेम नहीं होती एनआरटीआईज के साथ, बल्कि थोड़ी सी डिफरेंट होती है लेकिन उसके करीब नहीं होती है और इसका फॉस्फोरिलेशन रिक्वायर्ड नहीं है। एनआरटीआईज के लिए फॉस्फोरिलेशन रिक्वायर्ड थी एक्टिवेशन में, लेकिन इनके लिए फॉस्फोरिलेशन रिक्वायर्ड नहीं होती। एक सेकंड होल्ड कीजिए। हाँ जी, जो ड्रग रेजिस्टेंस है वो भी क्विकली डेवलप कर जाती है अगर उनको एज मोनोथेरेपी दिया जाए, यानी कि साथ कोई और कॉम्बिनेशन में ड्रग ना दी जाए। इसी वजह से इनको कॉम्बिनेशन थेरेपी में जो कि हमने कहा था हाईली एक्टिव एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी जो कि उसमें ही कॉम्बिनेशन में ही दिया जाता है। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट्स इसके क्या है? फर्स्ट जो वीक्स होंगे, फर्स्ट 1 to 2 वीक्स उसमें से ज्यादा साइड इफेक्ट्स फर्स्ट होते हैं और उसके बाद जो वो थोड़ी सी उसको टॉलरेट कर लेते हैं। GI टॉलरेंस से खास तौर पे स्किन रैश है, एलर्जीज एलिवेट हो जाते हैं और सीएनएस इफेक्ट्स में सेडेशन, इंसोम्निया, डिफनेस और कंफ्यूजन। प्रोटीएज इनहिबिटर्स आ गए, ये क्या प्रिवेंट करते हैं? प्रोसेसिंग ऑफ वायरल प्रोटीन्स इन फंक्शनल कन्फर्मेशन। इसकी वजह से क्या होती है? इमेच्योर नॉन इन्फेक्शियस वायरल पार्टिकल्स बन जाते हैं, यानी मैच्योरेशन को स्टॉप कर देती है। इसके लिए भी
रिक्वायर नहीं होगी। ये वाले नाम जो आगे पढ़ेंगे हम याद कर लें। पता होना चाहिए आपको कि सेक्शन लेवल, इंडी लेवल, वेक्टर लेवल ये सब है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जिसमें हेपेटोटॉक्सिसिटी है, हाइपरग्लाइसीमिया और इंसुलिन रेजिस्टेंस है, लिपिड एब्नॉर्मलिटीज है और फैट की डिस्ट्रीब्यूशन करा देते हैं बॉडी में। बोन डिसऑर्डर्स भी कॉज करते हैं, इसके अलावा जीआईटी इंटॉलरेंस। आगे वो क्या करते हैं, हमारे डेवलप की ग्लाइकोप्रोटीन के साथ बाइंड कर जाते हैं और प्रिवेंट करते हैं उसकी चेंजेस को जो इसको रिक्वायर्ड होते हैं कि वो फ्यूज करे और सेलुलर मेम्ब्रेन के साथ होस्ट की। इसमें एनक्यूडी टाइड आता है जो कि सभी इंजेक्शंस का अप्लाई करते हैं। टॉक्सिसिटीज की क्या है कि इंजेक्शन साइड रिएक्शन होते हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, फटीग और हाइपरसेंसिटिविटी। CCR5 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है जो कि होस्ट सेल में CCR5 रिसेप्टर्स होते हैं जो कि अटैच करवाते हैं वायरस को। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो एंटागोनिस्ट होते हैं तो इसको जाके ब्लॉक कर देते हैं और वहां पे ऑल्टर कर देते हैं साइट को कि वहां पे आके वो अटैच हो जाए। डिफेंस सेल में प्रेजेंट होते हैं, होस्ट के डिफेंस सेल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसमें आती है मेरावेलो जो कि इसके एस्पेक्ट्स में एब्डोमिनल पेन, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस है, कफ है, मेटाटॉक्सी है, मेटाटॉक्सिसिटी, मस्कुलोस्केलेटल सिम्पटम्स है और रैश है। और ये CCR5 जो है वो हम कॉम्बिनेशन में ही देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इंडिकेज इनहिबिटर्स। इंडिकेज एंजाइम है जो कि एसेंशियल है, उसकी रेप्लिकेशन के लिए इंडिकेट करवाता है होस्ट डीएनए इनहिबिट कर देगा वो स्ट्रैंड की ट्रांसफर को। जो फर्स्ट स्टेप है प्रोवायरस इंटीग्रेशन का, दस वो इंटरफेयर कर देगा इंटीग्रेशन को, जो रिवर्स ट्रांसक्राइब एचआईवी डीएनए को प्रोटीजोम के साथ आके अटैच होगा। इसमें क्या है, पेंटिग्रेविन है और उसके एडवर्स इफेक्ट्स में नोजिया, हेडेक एंड डायरिया। ये भी एक वही डायग्राम है, क्यूरियर इनहिबिटर्स हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स हैं, प्रोटीएज इनहिबिटर्स हैं। कोई चीज नहीं समझ में आएगी तो पूछ लें। थोड़ा लेंथी है लेकिन इजी है टॉपिक, आपको पढ़ेंगे ध्यान से टॉपिक समझ आ जाएगी। मैम दो चीजों के बारे में बता दें। जी बच्चे, दो चीजों के बारे में बता दें मैम। एक तो ये जो आप कह रही थी कि आपके साथ क्लासेस ले सकते हैं जब आपको रूम अवेलेबल होगा, तो वो 2 डोजेस वाले ही ले सकते हैं। बताएं। मैम मैं कह रहा हूँ कि 2 डोजेस वाले ही क्लास ले सकते हैं आपकी। समझ नहीं आई। मैम मैम आपके अब पास कि जब रूम अवेलेबल होगा तो मैं आप लोगों को मेल कर दूंगी, तो आप कैंपस आके क्लास ले लेना, वहीं पूछ रहे हो। आपकी आवाज नहीं आ रही है, यहाँ पे स्पीकर बहुत दूर लगे हुए हैं, मुझे कुछ समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं। मैम मिड्स का सिलेबस क्या है? बच्चे मैं भेज देती हूँ, बताऊंगी आप लोगों को, 1-2 दिन में बता दूंगी इंशाल्लाह। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं इंशाल्लाह बता दूंगी आप लोगों को क्या सिलेबस होगा। ओके। ठीक है बच्चों, आप प्लीज कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।